हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। और इन सभी न्यूमेरिकल्स को कराने से पहले मैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करा देता हूं, सो दैट जैसे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वैसे ही आपको ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लेते हैं। और इस वीडियो सेशन में जो मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट एक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलाज का। तो जैसा कि मैंने एक छोटी सी एक लिस्ट बनाई है, इसमें हम देखते जाएंगे और बहुत ही फास्ट एक रिवीजन करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा एक फॉर्मूला है Q इजगल टू एन ई। तो Q इजगल टू एन ई में जो हमारा Q होता है वो चार्ज होता है किसका, चालक के ऊपर। यदि हमें आवेश का मान निकालना है तो उस समय इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि E की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दूसरा है हमारा, यदि हमें निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश हो, सपोज दो बिंदु आवेश हैं और निर्वात में रखे हैं r दूरी पर, और उनका जो आवेश है, उनके आवेशों की जो वैल्यू है वो है Q1 Q2, तब उस समय अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ वी हैव टू अप्लाई दिस रूल, यानी कि फोर्स लॉ, दैट इज F इजल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप करेंगे, Q1 Q2 का मान पुटअप करेंगे, R का मान पुटअप करेंगे और हमारे क्वेश्चन से F का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। नंबर 3, जब आवेश निर्वात तथा अन्य माध्यम में रखे हों तो उनके मध्य लगने वाले बल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पर निर्वात और माध्यम के बीच जो बल लगता है उसके लिए एक रिलेशन दिया है कि F माध्यम यानी कि फोर्स इन मीडियम इजगल टू क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन K, जहाँ पर K क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। आगे देखेंगे, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा E निर्वात इजगल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। वहीं यदि मैं माध्यम की बात करूं तो माध्यम में क्या होगा, E माध्यम में इजगल टू 1/4πε0 K Q अपॉन आर स्क्वायर। और इनके बीच में एक रिलेशन हमें याद रखना है कि E माध्यम यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में बराबर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में बटे K। ये हमें याद रखना है। अब आगे भी देख लेते हैं, कुछ और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसा कि यदि हमें कहीं पर डॉट प्रोडक्ट करनी पड़े तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A डॉट बी इजगल टू A का मोड B का मोड कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर यदि हमें A और B की वैल्यू इस तरह से दी गई हो कि I J K 2I 3J प्लस 4K इस तरह से दी गई हो, तब हम कैसे करेंगे। यहाँ पर करने का सीधा सीधा तरीका होगा कि जो I वाले टर्म है उसकी, यानी कि I के कोफिशेंट की I के कोफिशेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, J के कोफिशेंट की J के कोफिशेंट में मल्टीप्लाई कर दो, K के K में कर देते हैं। क्यों, क्योंकि I डॉट I की वैल्यू 1 होती है, J डॉट J की वैल्यू 1, K डॉट K की वैल्यू 1 होती है, जबकि I डॉट J की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि ये यदि दूसरे टर्म के साथ में यदि मल्टीप्लिकेशन होगी तो वहाँ पर वैल्यू होगी 0। क्यों होगी 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल की जो मान होता है वो थीटा के मान 90 डिग्री हो जाता है, जबकि जब हम I डॉट I करते हैं तो उस समय थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए वहाँ पर 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है द्विध्रुव का आघूर्ण। अब द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। सपोज ये हमारा कोई क्या है ना, एक डाइपोल है, द्विध्रुव है, और द्विध्रुव में आपको मालूम है कि हम यानी कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनको यदि हम 12 डिस्टेंस पर रख दें तो उनके बीच जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, यानी कि जो द्विध्रुव का आघूर्ण का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P इजगल टू 2Q इंटू एल, यानी कि Q में यदि 2L की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, द्विध्रुव का आघूर्ण। आगे देखेंगे कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव करके भी बताया था आपको कि टो इजगल टू पी साइन थीटा होता है। आगे देखेंगे कि यदि आवेश Q पर कार्यरत विद्युत बल का मान निकालना हो तो F इजगल टू क्यू ई से हम निकाल देंगे। और एक और हमारा फॉर्मूला होगा विद्युत फ्लक्स का, यानी कि फाई इजगल टू ई एस कोस थीटा, ये भी हमें याद रखना है।
और इसके आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन को लेकर आऊँगा तब कुछ और हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो कि उन पर बेस्ड होंगे, तो उसी समय पर मैं उनके ऊपर भी डिस्कस कर लूँगा। अभी जल्दी से हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दिया है कि किसी चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 400 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमें दिया रहता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को वो लिख लेते हैं, वो चीज़ लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन पॉइंट्स होते हैं। तो हमें चेक करना है कि चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चालक पर आवेश का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए चालक पर आवेश का जो मान है वो हमें निकालना है, और जबकि हमें दिया है n का मान, n इजगल टू कितना दिया है? 400 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया है जो कि हमें दिया है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। हमें निकालना है कि चालक पर आवेश, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम जानते हैं Q इजगल टू NE एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम किसी चालक पर आवेश की गणना करते हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं और हमारा देखिए बहुत जल्दी से इसका आंसर निकल करके आ जाएगा 10⁻⁻19 कूलाम। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 1600 16 यानी कि 64 और पॉइंट लगेगा यहाँ पर, और 10⁻⁻ के होगा 19। अभी देखिए 2 पॉइंट मैं इधर खिसका देता हूँ इसको, तो इसका मान हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻, इसमें से 2 कम हो जाएंगे, -17 कूलाम। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6.4 इंटू 10⁻17 कूलाम, क्योंकि 19 में से 2 माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करेंगे सो दैट हमने जो क्वेश्चन लिए हैं जी वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें क्या दिया है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। हमें विद्युत बल का न्यूनतम मान निकालना है। तो देखिए सपोज हम मान लेते हैं दो हमारे आवेश हैं Q1 और Q2 और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं जो कि हमें गिवन है, यानी कि ये पॉइंट हमें गिवन है। अभी आप ये समझ सकते हैं कि यदि इनके बीच में हमें न्यूनतम बल का मान निकालना है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि यदि हम आवेश की वैल्यू न्यूनतम लेंगे तभी इन दोनों के बीच में न्यूनतम बल का मान निकलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले कि Q1 का जो मिनिमम वैल्यू होता है बिंदु आवेश के लिए वो कितना होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वही उसका न्यूनतम मान होता है, जो कि होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी तरह से Q2 का मान भी क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। ठीक है, तो अभी हमें सीधा इसमें क्या करना है, अभी हम सीधा कूलाम्स के नियम से इसमें जो हमारा जो बल का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ लगा देंगे तो सीधा क्या होता है F इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर निर्वात दिया गया है तो इसलिए K का मान 1 होगा। मीडियम के लिए K का मान अलग अलग वेरी करता है। तो यहाँ पर देखिए तो सीधा जैसे इसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो हमारा आएगा इस पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और इंटू Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसी तरह से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पर आपका आ जाएगा R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अभी बस कुछ नहीं है, सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा सिंपल करके लिख देता हूँ सो दैट आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो हमारी क्या होगा कि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमारे सभी क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये छोटे वाली जो कैलकुलेशंस है ये आप सबसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आएगा 2.30 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन का बल इसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। बस हमें समझना है, हमें क्या समझना था कि यदि हमें मिनिमम फोर्स का मान निकालना है तो मिनिमम फोर्स कब लगेगा,
जब हमारे आवेश की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो सबसे मिनिमम चार्ज क्या होता है हमारा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ही चार्ज होता है। तो चलिए अभी फटाफट हम अगले क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं, सो दैट हम जल्दी से जल्दी, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मुझे इस वीडियो में कराने हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें 2005 में यानी कि बोर्ड परीक्षा में 2005 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक 92 यूरेनियम 238 यानी कि नाभिक है जिसमें अल्फा कण उत्सर्जित करता है, जो कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र से 9 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो अल्फा कण पर कार्यरत बल का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक हिंट दिया है कि 92 यूरेनियम 238 का मतलब ये है कि इसके अंदर यदि मैं देखूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें होंगे 92, और यदि 92 प्रोटॉन्स होंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि यदि हम इसमें एक प्रोटॉन्स के आवेश से मल्टीप्लाई कर दें तो 92 इंटू 1 वाले करेंगे तो 92 प्लस 92 ई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम ई की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल के ऊपर आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यानी कि प्रोटॉन्स के ऊपर आवेश कितना होगा, प्लस 92 ई। उसी तरह से हम जानते हैं कि जो अल्फा कण है, अल्फा कण के ऊपर आवेश क्या होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है प्लस 2e। कितना होता है, प्लस 2e। तो लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि अल्फा कण का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो जब उत्सर्जन होगा तो उसके पश्चात जो विघटित नाभिक पर जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात, उत्सर्जन के पश्चात विघटित नाभिक पर आवेश, विघटित नाभिक पर आवेश। तो देखो कितना होगा नाभिक पर आवेश, विघटित नाभिक पर आवेश, क्योंकि भाई टोटल तो नाभिक पर कितना था, प्लस 92 था, प्लस 92e, लेकिन इसमें से 2e ये निकल गया तो कितना बचा, प्लस 90e आवेश इस पर बचा है। तो अभी यहाँ पर इसका मतलब ये हमारा मान हो जाएगा Q1 का मान, ठीक है। और Q2 यानी कि जो हमारा अल्फा कण इसमें से निकल रहा है, तो Q2 का मान होगा जो अल्फा कण हमारा निकल रहा है, यानी कि प्लस 2e। अभी हमें देखो Q1 का मान पता, Q2 का मान पता, और यहाँ पर दिया दोनों के बीच की दूरी भी दिया है, तो सीधा फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अभी यहाँ पर जैसे हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स के लिए क्या होगा, सीधा हम कूलम्ब्स का नियम हमारा है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, पहले ही मैं बता चुका हूँ, 9 इंटू 10⁻9 होती है, इंटू Q1 का मान क्या होगा, 90 होगा, और 90 होगा, और इंटू 90e प्लस 90e, और यहाँ पर होगा इंटू 2e, ठीक है। अब इन ई का भी मान रखेंगे हम, क्योंकि ई की वैल्यू करेंगे तो ई का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और सीधा आर का मान कितना दिया हमें, आर का मान दिया हमें 9 इंटू 10⁻−15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ करेंगे इसका क्या, क्योंकि ई इंटू ई है, देखो ई और ई है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, बस सिंपल कैलकुलेशन है, अभी कुछ भी नहीं है। सीधा 9 इंटू 10⁻9 और इंटू यहाँ पर आ गया 90, इंटू आ गया 2, और यहाँ पर ई का स्क्वायर करेंगे या सीधा ऐसा लिख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि ई की ई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे होगा हमारा कितना, 9 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर। अभी कुछ नहीं करना, अभी बस आपको केवल कैलकुलेशन करनी है। जैसे आप इसकी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 512 न्यूटन, 512 न्यूटन। देखिए मैं इसकी कैलकुलेशन पार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यदि मैं गुणा वगैरह में ज़्यादा समय लगाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमारे बाकी के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन ले सकूं तो इसलिए ये कैलकुलेशन पार्ट, यानी कि आपको जस्ट ये गुणा वाला पार्ट, ओनली मल्टीप्लिकेशन है,
ये बिल्कुल छोटा 7th 8th स्टैंडर्ड है, तो इसको तो आप कर ही सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धातु के 2 अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। 2 सूक्ष्म गोले हैं जो कि कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश है, यानी कि Q1 का मान भी और Q2 का मान भी दिया है और R का मान भी दिया है। तो जो जो चीज़ हमें दी है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना दिया, 10⁻⁻6 कूलाम। उसी तरह से यहाँ पर R का मान दिया कितना, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2014 बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो सेशन में लिया है। तो सभी सबसे पहले वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो सेशन से जोड़िए और साथ के साथ आप सभी क्वेश्चनों को अपने स्वयं से भी क्वेश्चन को करते रहिए, सो दैट आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि इसमें ए पार्ट में क्या पूछा गया है कि गोलों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान बताइए। क्योंकि देखो आवेश क्या है, दोनों एक समान प्रकृति के हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कैसा बल लगेगा, रिपल्सन का बल लगेगा। तो सीधा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कूलाम के नियम को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर वायु के लिए ले रहे हैं तो एफ वायु इजकल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीधा हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 9, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, और देखो Q1 Q2 की वैल्यू हमें दिया है 10⁻6 × 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब तो सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, सभी लोग कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलो एक कैलकुलेशन मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहे सर। तो यहाँ देखें ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो अपॉन ये हो जाएगा 9, 9 से 9 कट गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, 10⁻⁻12 और 10⁻9, तो 10 कितना आएगा, -3, 10⁻3 क्या आ जाएगा इसमें, यानी कि न्यूटन फोर्स आएगा। अब देखो बी पार्ट में क्या पूछा गया है, इसमें बी पार्ट में पूछा गया यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए, जल में, यानी कि जिसका K की वैल्यू क्या है 80 दिया है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो देखिए चलो भाई इनको जल के अंदर भी लेके जाते हैं आवेशों को। तो जैसे हम जल के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F जल। तो एक हम फॉर्मूला पता है जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि F यानी कि मीडियम हो और F वायु हो, तो उस समय हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमारा रिलेशन होता है F माध्यम बराबर, यानी कि F माध्यम में जल हो गया और यहाँ पर हो गया F वायु को यदि हम परावैद्युतांक K से डिवाइड कर दें तो F जल की वैल्यू निकल जाती है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सीधी वैल्यू पुटअप करनी है, यानी कि जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की उसको हम सीधा K से डिवाइड कर दो। तो 10⁻³ को किससे डिवाइड कर देंगे, जो देखो गिवन क्या है, K की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी दी है 80, तो 80 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बस वही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जैसे 80 से इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद में हमारा आएगा 1.25 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है ना। इस तरह से हमने निकाल पाया है, यानी कि F यानी कि लगने वाले बल का मान कहाँ पर, जल के अंदर। तो इस तरह से हमने वायु में भी कैलकुलेट कर लिया, जल में भी कैलकुलेट कर लिया। यदि किसी अन्य माध्यम में भी पूछता है तो वहाँ पर K की वैल्यू आपको दी जाएगी, तो वहाँ पर वायु वाले को या निर्वात वाले को यदि उस K से डिवाइड कर देंगे तो उसी माध्यम में F की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को और अप्रोच करेंगे, सो दैट हम जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो ये देखिए ये भी बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, और देखो ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। 2 बिंदु आवेश +Q तथा +4Q, यानी कि 2 बिंदु आवेश है +Q तथा 4Q, ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि दोनों कितनी दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की, यानी कि 2 आवेश हैं, एक का मान +Q है, एक का मान +4Q है, और दोनों कितने मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। जो भी यानी कि क्वेश्चन में दिया हो सबसे पहले हम वो चीज़ लिख लेते हैं।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश क्यों इस प्रकार रखा गया है। देखिए यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश क्यों मैंने इस प्रकार यानी कि इसमें बोले रखा गया है कि निकाय संतुलन में है, कि उस समय क्या होगा, निकाय संतुलन में होगा। निकाय संतुलन का मतलब क्या है कि यदि इस आवेश के कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा उसका मान और इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा उसका मान, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पर मैंने बोला है कि यहाँ पर जो अब बिंदु आवेश क्यों है वो इस प्रकार रखा गया है कि निकाय संतुलन में है, ये कंडीशन दी है। और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देखेंगे ये L दूरी है, क्या दूरी है, ये L है, ये 1 मीटर की जगह आप रखेंगे यहाँ पर L, तो ये है L मीटर की दूरी है। सपोज ये LM नहीं है, L मीटर है, मीटर, ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमें दो आवेश दिए गए हैं, इसमें एक आवेश दिया गया है +Q, एक आवेश दिया गया है +4Q। तो यदि हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, या तो इसको यहाँ पर +Q लिख लीजिए या यहाँ पर +4Q लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ डायग्राम को, सो दैट आपको क्लियरिटी से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं +4Q लिख लेता हूँ, +4Q, और यहाँ पर लिख लेता हूँ +Q। और यहाँ पर सपोज कोई एक बिंदु है जो कि जिसके ऊपर क्या है, हमारा कोई एक चार्ज रखा हुआ है, बिंदु आवेश Q है, ठीक है ना, और जिसके कारण ये क्या है, संतुलन में है, यानी कि बैलेंस की पोजीशन में है। तो बैलेंस के लिए हम मान लेंगे कि इन आवेशों के बीच की दूरी टोटल क्या है, L है, और इस आवेश से इस बिंदु आवेश की दूरी सपोज मैं मान लेता हूँ x है। तो यदि ये x होगा तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, इस टोटल में से L में से x घटा देंगे तो L माइनस x बचेगी। तो इस तरह से हमने ये दूरी डिफाइन कर दी है। अभी देखिए हमारी क्या है कंडीशन कि Q की बैलेंस की पोजीशन क्या है, Q संतुलन की अवस्था क्या है, Q कब संतुलित हो सकता है, जब देखें इस +Q के आवेश के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा प्रतिकर्षण, इसी तरह से इस आवेश के कारण इस पे भी फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब जब इधर वाला फोर्स यानी कि इस साइड का जो फोर्स है वो इस साइड के फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर, तब हम बोल देंगे कि ये क्या है, संतुलन की अवस्था है। तो देखिए इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कूलॉम का नियम लगा देते हैं, इन दोनों के बीच में भी कूलॉम का नियम लगा देते हैं और हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 इन दोनों के बीच में, यानी कि आवेश +Q +4Q एंड Q के मध्य लगा देते हैं कूलॉम का नियम, इनटू देखो पहले आवेश का मान क्या है 4Q, इंटू दूसरे आवेश का मान Q अपॉन R का मान क्या है x स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के बीच जो बल का सूत्र लगेगा। तो सेम कूलॉम का नियम 1/4πε0। यहाँ पर देखिए इस Q का मान क्या है, ये हमारा हो गया Q और ये हमारा हो गया कैपिटल Q, कोई बात नहीं, इसको आगे पीछे ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन यहाँ होगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कटेगी और क्या क्या बचेगा, आप देख सकते हैं Q से तो ये Q कट जाएगा, इस Q से ये Q कट जाएगा, इस 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। तो यहाँ हमारा बचता है केवल 4/x² इज इक्वल टू 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको सोल्व करते हैं, 4L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी 4L माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम प्लस माइनस एक्स करके, तो प्लस माइनस एक्स करके लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे 4L माइनस 4x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एक बार यदि हम प्लस लेते हैं तो x की वैल्यू इस तरह से 2L आएगी, या फिर इसकी वैल्यू दूसरी x की या वैल्यू x की वैल्यू आएगी 2L/3। तो इस तरह से दो वैल्यू हमारी आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तक तो हमें केवल x की वैल्यू ही कैलकुलेट की है, यहाँ पर x की स्थिति ही वैल्यू आई है। अब इसका मान भी ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है और इसका चिन्ह भी निकालना है, यानी कि क्या आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, या मतलब कैसा फोर्स आएगा इसके ऊपर। तो यहाँ देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम यदि हम +Q चार्ज की गणना करें, देखो इसके ऊपर यदि हम देखें कि इसके ऊपर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा,
तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको भी बैलेंसिंग पोजीशन में रख लेते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सबसे पहले लगाएंगे कूलॉम का नियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सीधा आएगा 4Q इंटू क्यू अपॉन सीधा आएगा एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तक की दूरी एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल टू इन दोनों के बीच क्या होगा, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू छोटा क्यू, और अपॉन क्या आएगा आपका यहाँ पर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी एल माइनस एक्स है। तो आप देखिए क्या क्या कटेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कटेगा, इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4Q अपॉन यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है हमारा एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4Q अपॉन एल स्क्वायर इजकल टू यहाँ बचेगा आपका Q अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सीधे सीधे अभी यहाँ से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q बराबर आएगा आपका एल माइनस एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू 4Q। अभी यहाँ देखिए हम जानते हैं कि x बराबर अभी हमने वैल्यू निकाली है 12/3, ये वैल्यू सीधी की सीधी इसमें पुटअप कर दो तो q का मान हमारा निकल के आएगा। देखो जैसे इसमें रखेंगे ना, तो l माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 12/3 और अपॉन l पहले से ही है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सीधा वैल्यू आएगी हमारे, और यहाँ पर इंटू 4Q है ना, तो ये आएगी वैल्यू अपनी 4Q अपॉन 9। 4Q अपॉन 9 इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट, जैसे हम एलसीएम लेंगे ना 3l अपॉन माइनस 2l अपॉन फिर सीधा नीचे आ जाएगा, फिर उसका 3 का 1/3 का करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा 4Q अपॉन 9। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू का मान आया, क्योंकि जो स्थिति है, यदि क्यों की स्थिति, क्योंकि इसने पहले स्थिति पूछी तो स्थिति में मतलब क्या होगा कि जो x का मान है, x का मान हमारा क्या आया कि जो q की स्थिति थी वो आया कि प्लस 4Q आवेश से कितनी दूरी पर है 2l/3 पर, 2l/3 पर, ये तो हमारी आ गई स्थिति। फिर उसके बाद में इसका क्या आया q की वैल्यू आया 4Q अपॉन 9, 4Q अपॉन 9। अभी देखिए ये क्या है, इसके यहाँ रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आएगी निगेटिव में, तो यानी कि इसका जो चिन्ह आएगा वो आएगा हमारा निगेटिव। क्या आएगा निगेटिव। तो इस तरह से जो जो चीज़ हमें पूछी गई थी वो सभी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अभी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, एक बार आप भी खुद पढ़ सकते हैं और खुद से भी आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, खुद से भी आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर निर्वात में तथा जल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। यानी कि निर्वात में जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, ई निर्वात का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि ई निर्वात बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सीधी सीधी वैल्यू पुटअप करनी है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और देखिए आर की वैल्यू हमें क्या दिया है 1 मीटर दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसका निकल के आएगा मान कितना आएगा, इसका आएगा मान यानी कि 169144 यानी कि 1.44 इंटू 10⁻1 कम हो जाएगा, इसमें से 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आया ई का मान किसमें निर्वात में आया, यही इसका हो जाएगा आंसर, यही इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर जल में भी पूछा गया है भाई, तो जल में पूछा गया तो जल के लिए क्या करेंगे, के का मान दिया कितना 80। तो देखो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था मैंने कि यदि हमें ई जल में निकालना है तो ई जल में क्या निकालना हो तो क्या करते हैं, ई जल में निकालने के लिए सीधा 1/4, अब की बार के की जगह क्या रख देंगे 80 रख देंगे, के की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे 80 रख देंगे। तो देखो एप्सिलॉन नोट और यहाँ आएगा के, और सीधा आपका वैल्यू आया Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है, ये तो सीधी आई ना, ये तो वैल्यू आपको या ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q अपॉन आर स्क्वायर, इतने की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, देखो ये निकल के आई ना ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब है यदि इस वैल्यू को मैं सीधा के की वैल्यू से भाग कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता भी था कि ई जल इजल टू ई वायु अपॉन क्या होता है के।
तो वही वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.44 इंटू 10⁻⁹ को मैं भाग किसके दे दूँगा, सीधा के मान से यानी कि 80 से मैं भाग दे देता हूँ। तो जैसे मैं इसके मान को 80 से भाग दूंगा तो हमारा निकल के आएगा फाइनल वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻11। देखिए ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, इस कैलकुलेशंस को आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं कैलकुलेशन गुणा भाग करने बैठ गया तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फटाफट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। केवल आपको मेथड देखना है कि किस तरह से हम मेथड यूज़ कर रहे हैं और हमारे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप खुद ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि 5i + 10j क्या है, 5i + 10j वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में 0.2 जे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पृष्ठ रखा गया है, क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा गया है। तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो हमें किसकी गणना करनी है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए मैंने आपको सिंपल आपको बताया था कि किस तरह से विद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था तो उसी समय मैंने आपको ये क्वेश्चन यानी कि इसके विषय में आपको बताया था, फॉर्मूले के विषय में। तो यहाँ पर मैं आपको फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि जब भी विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, φE = क्या होता है, E.S क्या होता है, E.S यानी कि यहाँ पर आता है डॉट प्रोडक्ट, क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो देखिए E.S है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा गया है, ठीक है ना। तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो इसके लिए देखो E के मान हमें क्या दिया है, E की वैल्यू हमें क्या दिया है और S का मान हमें क्या दिया है। तो E का मान दिया है हमें 5i + 10j, क्या दिया है, E की वैल्यू ये दी है। और न्यूटन इसका मात्रक भी लिखना नहीं भूलना है, न्यूटन कूलॉम करके, न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है। तो इस तरह से इसका मात्रक भी हमें मतलब नहीं भूलना है। और हमें S की वैल्यू क्या दी है, S की वैल्यू आपको दी है 0.2 जे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम भी होता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सीधी सीधी वैल्यू पुटअप कर लीजिए। देखो 5i और प्लस 10j ये हो गया, और यहाँ आया डॉट, ध्यान रखना यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आया 0.2j, 0.2j यहाँ पर यूनिट वेक्टर j है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब मैं i की मल्टीप्लाई i के साथ करता हूँ तो 1 आता है, j की मल्टीप्लाई यानी कि j के प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो 1, k का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ k के तो 1। लेकिन यदि मैं उल्टे यानी कि i के साथ j के साथ k के साथ i करता हूँ तब 0 आता है, क्योंकि वो 90 डिग्री पोजीशन हो जाती है। ये हमारी क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होता है, इसलिए 1 आता है। तो इसका मतलब है हम केवल और केवल j की j में मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म हो गया आपका आंसर। देखिए आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डायरेक्ट इसमें कर दो। यदि आपको नहीं करना तो यहाँ पर 0i करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको एक ही तो स्टेप लिखना, 5i + 10j, चलो लिख ही देता हूँ नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा। 0i + 0.2j, मैंने यहाँ पर 0i लिख दिया। तो अब 0i की इसमें मल्टीप्लाई होंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आएगा हमारा 10 × 0.2 j.j, और j.j की वैल्यू अभी मैंने बताई क्या होती है 1। तो सीधा क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, सीधा आ जाएगा हमारा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा किसका फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स निकल के आ गया है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और सीधे सीधे फॉर्मूले में पुटअप करना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके इधर उधर कर सकता है, लेकिन आसान ही होता है। तो देखिए कुछ अभी हमारा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, तो ये सभी बोर्ड परीक्षा से उठाए हुए क्वेश्चंस है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही बनाई जा रही है। अदरवाइज़ इसमें
मेरा कोई भी लालच निहित नहीं है। तो यहाँ देखिए किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र E का मान दिया है इतना, तो S का मान दिया है इतना, तो कितना विद्युत फ्लक्स होगा, इसको केवल आपको लगाना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी E का मान दिया है, वहाँ भी E का मान दिया था, S का मान दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको जल्दी से जल्दी फटाफट लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अप्रोच करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि किसी निकाय में दो आवेश QA यानी कि QA और QB का मान हमें दिया है किसी निकाय में दो आवेशों का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप देख भी सकते हैं कि देखो बोर्ड परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या है कि किसी निकाय में दो आवेश हैं QA और जिसकी वैल्यू इतना दिया है 15 माइक्रोकुलाम, और दूसरा QB की वैल्यू दिया है 15 माइक्रोकुलाम यानी कि माइनस का। दो बिंदु की लोकेशन दी है, एक बिंदु की लोकेशन ये है और एक बिंदु की लोकेशन ये है। तो इस निकाय द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं इस तरह से, यानी कि एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश इस तरह से बना लेंगे। अभी हम इन दोनों की लोकेशन दिखाएंगे दो बिंदुओं की, कि यहाँ पर देखो हमारा क्या होता है, ओरिजिन मूल बिंदु होता है। यहाँ पर ए की जो लोकेशन दी है वो ए की लोकेशन दी है हमारी -2 mm इस तरह से। तो माइनस मतलब इधर चले गए, तो माइनस यानी कि एक्स अक्ष पे देखिए ये जो तीन बिंदु दिए ना, इसका मतलब ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये जेड का मान। तो यहाँ पर 3D फिगर में इसकी पोजीशन दी है, तो इसका मतलब केवल एक्स एक्स का मान दिया तो एक्स पर ही चलना है, बाकी जीरो है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर सपोज मान लिया ये 2, ये इसकी क्या है डिस्टेंस है, तो इसकी लोकेशन क्या दी 2 0 0, क्योंकि 3D में दिखाने का तरीका ये है। और प्लस वाला को इधर लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, यानी कि +2 0 0, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या दिया, दो आवेश दिए हैं, एक का मान QA का मान देखो, QA सपोज चलो मैंने इधर रख लिया या इधर रख लेते हैं, तो किधर भी रख सकते हैं आवेश को, तो आवेश को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी +15 माइक्रोकुलम, ठीक। और यहाँ पर QB की वैल्यू दी कितनी, -15 माइक्रोकुलम। तो इस तरह से दोनों आवेश क्या हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, लेकिन परिणाम में क्या है, परिमाण में समान है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक जनरेट क्या कर देते हैं, देखो एक डाइपोल का निर्माण कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो अभी हमें जो विद्युत द्विध्रुव बना, इसका आघूर्ण यानी कि इसका परिमाण और उसकी दिशा बतानी है। तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारी है 2L, ये देखो इनको बीच की दूरी क्या है 2L। तो 2L यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे 2L कितना होगा, एक्स अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखिए +2 है, +2 mm। और इधर से एक्स अक्ष पर दूरी कितनी होगी, ये भी -2 mm है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में दूरियां जुड़ जाएगी, यानी कि टोटल दूरी कितनी होगी, 2 ये है 2 ये है, कितनी हो जाएगी 4 mm। तो 2L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 mm, चूँकि 2L इजकल टू क्या आ जाएगा 4 mm, ठीक है। और यहाँ पर 4 mm आएगा। तो इससे पहले ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आगे देखिए। तो Q का मान हमें क्या दिया, Q इजकल टू हमें दिया Q का मान 15 माइक्रोकुलम, यानी कि इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁶ कुलम, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारा सीधा फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का। तो द्विध्रुव का आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये है हमारा फॉर्मूला। क्या होता है, P = 2QL। ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे Q में 2L की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि हम इस तरह से लिख लो Q × 2L, यही तो होता है ना, कि यदि मैं 2L में किसी एक आवेश की मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, द्विध्रुव का आघूर्ण आ जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस Q का मान क्या है 1.6, इस Q का मान है 15 × 10⁻⁶ इंटू 2L का मान ऊपर निकाला हमने 4 × 10⁻³ ठीक है। तो ये निकाला मान। अभी देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4 = 60
इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा, और एक जीरो कम कर दो यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻8, तो ये आ जाएगा कूलाम मीटर। क्या आएगा? कूलाम मीटर। ठीक, तो इस तरह से हमने इसका मान निकाल लिया किसका? द्विध्रुव के आघूर्ण का। लेकिन इसकी दिशा बतानी है, तो दिशा हमेशा क्या होती है? दिशा हमेशा होती है माइनस से प्लस की ओर। दिशा हमारे किसकी तरफ होती है? माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ लिखेंगे यानी कि माइनस से प्लस की ओर का मतलब क्या होगा कि इसमें प्लस हमारा क्या है, माइनस हमारा क्या है, देखो ये वाला है, तो इसका मतलब बी से ए की ओर। तो दिशा हो जाएगी इसकी बी से ए की ओर। तो दिशा में लिख सकते हैं हम, दिशा होगी इसकी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। ठीक है ना? तो इस तरह से दिशा हो गया, परिमाण हो गया, यही चीज़ हमारे से पूछा गया था, तो यही हमने निकाल दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी, फटाफट, सो दैट जल्दी से जल्दी हम वीडियो को पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या राइट अप्रोच रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन की जो राइट अप्रोच रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है, विद्युत क्षेत्र में यदि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा जाता है तो उस समय उसके ऊपर जो बल आघूर्ण लग रहा होता है उसकी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी, और उसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण होता है वो कितना होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण तो कितना होता है इसका मान देखो। ये मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके भी बताया था कि टो इजगल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। क्या होता है? टो इजगल टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ये बल आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी का मान निकालना है। तो यहाँ से पी इजगल टू क्या हो जाएगा, टो अपॉन ई साइन थीटा, ये हो जाएगी वैल्यू। अभी केवल और केवल वैल्यू को हमें पुटअप करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि टो हमारा कितना दिया, हमारा दिया टो की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर, हमें टो की वैल्यू दी है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर, ये दिया हमारे टो की वैल्यू। और ई का मान हमें दिया है, ई का मान इसमें दिया है 10 की पावर यहाँ पर 5 न्यूटन मीटर, ये ई का मान है। तो और थीटा की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री। बस सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो बस। तो देखो क्या हुआ, टो की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻⁻24 अपॉन ई की वैल्यू 10⁵ इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री। तो इस तरह से इसकी जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू, देखो कुछ कट रहा है तो काट देंगे, पहले एक बार वैल्यू पुटअप कर लो। 10⁻⁻24, इसको 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 10⁻, देखो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 29। लेकिन जैसे मैं पॉइंट एक इधर बढ़ाऊंगा तो 1.2 इंटू 10⁻, एक कम हो जाएगा 28। लेकिन इसका मात्रक क्या आएगा, कूलाम मीटर। क्या आएगा, कूलाम मीटर। ठीक है ना, COULOMB, कूलाम मीटर। ठीक है ना, पूरा लिख देता हूँ, या CM भी लिख सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को हमने किया है कवर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। कुछ और आपको फॉर्मूला बताऊँगा, कोस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊँगा, और फ्लक्स के ऊपर और भी क्वेश्चंस मैं फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चंस कराऊँगा। तो एक पार्ट और इसका बनेगा, इस यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इसका एक पार्ट और बनने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका यानी कि बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाएगी
लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अभी वीडियो के अंत में आप अपना एक सुंदर सा कमेंट लिखेंगे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और खूब दबा के इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितना वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएगा उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी, अदरवाइज़ वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक वीडियो बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप इसको समझ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।